अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने जिस चैप्टर की शुरुआत की थी उस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। ठीक है, तो उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा उसका नाम रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और जब हमारा मुकम्मल हो जाएगा 2 से 3 लेक्चर में, फिर जिस चैप्टर की हम जिस पार्ट की हम शुरुआत करेंगे उस पार्ट का नाम होगा रेडिएशंस। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस में से हमने शुरुआत की है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला लेक्चर हमारा मुकम्मल हो चुका है और पहले लेक्चर में हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट की थी। उस इक्वेशन को कहा जाता है प्रेशर इक्वेशन। वो क्या थी? P = 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी कि P = 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें एक बात ख्याल रखिए कि यहाँ पर हमने जो C इस्तेमाल किया है ये वेलोसिटी है। असल में पिछले साल तक जो सिलेबस था वहाँ पर वेलोसिटी के लिए C इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस साल के जो सिलेबस में आगे मैंने पूरे बुक में देखा हूँ तो उसने हर जगह V ही यूज़ किया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि आगे हमको प्रॉब्लम ना जाए, तकलीफ ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये C को फिर से हम रिप्लेस करेंगे V से। तो आपको करना ही है सिर्फ कि जो प्रेशर वाली इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी उसमें C को किससे रिप्लेस करना है, तो आंसर है V से। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं ये भी आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया था पिछले टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये वाले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक पैरामीटर है गैसेस का जिसका नाम है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी बहुत सारी बार आता है और वेलोसिटी भी बहुत सारी बार आती है, इसीलिए वॉल्यूम और वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए वेलोसिटी के लिए C और वॉल्यूम के लिए V इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस साल के सिलेबस से चूंकि उसने वेलोसिटी के लिए दोबारा C इस्तेमाल किया है तो हम लोग भी C ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रेशर वाले इक्वेशन में C को V से रिप्लेस करना है, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी P = 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ठीक है, ये थी आपकी प्रेशर इक्वेशन जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कैलकुलेट की थी। ठीक है, यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो चुका था। इसके बहुत सारे फॉर्म थे, मैंने आपको बताया था। ये होता है 1/3 और रो क्या होता है? रो होता है मास इंटू वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय VRMS का स्क्वायर। देखिए अभी यहाँ पर भी 2 बार V आ चुका है। ये V है वेलोसिटी के लिए, ठीक है, और ये V है वॉल्यूम के लिए। इसी के लिए जो पिछले साल तक जो टेक्स्ट बुक थी उसमें वेलोसिटी के लिए C इस्तेमाल किया जाता था, तो अब हम चूंकि V इस्तेमाल किया गया इस साल तो हम लोग भी V ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक हमारा लेक्चर पिछला मुकम्मल कर लिया था। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो VRMS है, ठीक है, ये हमारे लिए रूट मीन स्क्वायर एक जो वैल्यू है, ये एक नई चीज़ है, नई वेलोसिटी है, तो मुझे इसकी मीनिंग भी आपको बताने थे। तो आइए आज के लेक्चर में हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो मैंने एक इक्वेशन कैलकुलेट करके दी थी प्रेशर वाली, वो इक्वेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ। आज उसका बहुत हमको काम है, उसी के इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो क्या था? P = 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी की मदद से आज का लेक्चर हम लोग डिलीवर करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज हमारा सम डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन हम देखेंगे वो देखेंगे हम एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, और इसका एक दूसरा नाम है वो होता है मीन वेलोसिटी। क्या होता है? मीन वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंसिडर कीजिए कि आपके पास में एक इस तरह का गैस का कंटेनर है और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब अगर इस गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो आप सभी को पता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स जब किसी कंटेनर में रखे होते हैं तो वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। कैसी मोशन? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में ट्रांसलेशन मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी हो सकती है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ होंगी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इनका एवरेज लेना चाहते हैं। एवरेज कैसे लेंगे? तो एवरेज लेने का फार्मूला क्या है, या मीन लेने का फार्मूला क्या है? V मीन। ठीक है, V यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है। V मीन इक्वल टू क्या करेंगे हम? फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल V1 प्लस दूसरे वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V2 प्लस तीसरे वाली मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V3
प्लस अप टू प्लस वी एन का स्क्वायर। अब हमको नहीं पता इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, तो हमने कहा कि इसके अंदर एन मॉलिक्यूल है, इसलिए वी एन का स्क्वायर। और क्या करना है, इसको डिवाइड करना है एन से। किससे डिवाइड करना है, एन से। एन इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस, ठीक है। तो यह है हमारा वी मीन निकालने का तरीका, या फिर वी एवरेज निकालने का तरीका, कि सारे वेलोसिटीज का एडिशन कीजिए और जितने मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद है उससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। मान लो कि हमारे पास में गैस कंटेनर जो था, इसमें हम ना 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला 5 मॉलिक्यूल लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जो 1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल है जो 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। तीसरा मॉलिक्यूल जो है 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। चौथा जो है वो 4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और पाँचवा जो है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। देखिए तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी मीन इक्वल टू फर्स्ट वाली मॉलिक्यूल वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकंड, प्लस दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4 और पाँचवें की 5, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल, 5। क्या करना है, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 14 और 14 + 5, तो कितने होंगे, सॉरी 5, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितने होंगे 10, और 10 + 5 15, तो 15/5 मतलब कितने, 5 × 1 5 3 = 15। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस गैस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी वी मीन कितना निकल गया, उनका वी मीन निकल गया 3 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये था एक जो हमने कैलकुलेट किया, मीन वेलोसिटी, मीन स्पीड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे सेकंड वाली जो डेफिनेशन होगी हमारी, वो क्या होगी, ये तो हमारा मीन वेलोसिटी। अब क्या करेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर, मतलब जो मीन आना है उसका क्या लेना है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखा हमने, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये जो हमारा मीन निकला है, जो वेलोसिटीज है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको उल्टा देखिए, वेलोसिटीज मतलब v1 v2 v3 ऑफ स्क्वायर, उनका स्क्वायर लेना है, ऑफ मीन मतलब वेलोसिटी का मीन का स्क्वायर लेना है हमको। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे v स्क्वायर, ठीक है। देखिए v मीन का स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास में वेलोसिटीज कौन कौन सी थी, v1 अब प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक था, प्लस vn का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या था, n था। लेकिन हमने क्या कहा, वेलोसिटीज ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना ऑफ मीन, मतलब ये तो मीन है, v1 v2 v3 v4 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाय, ये मीन है, इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो इसका स्क्वायर लगा लीजिए, ये स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये निकल गया आपका मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हमने क्या किया कि जो हमारे पास में मीन था उसका क्या लिया, स्क्वायर लिया, देखिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे, वी मीन। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो देखिए v1 की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, वही इक्वेशन जो मैंने इसके पहले, वही एग्जाम्पल जो इसके पहले करवाई थी। v1 हमारे पास में क्या था, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस v2 क्या था, तो 2 था, 2 का स्क्वायर 4, v3 क्या था, तो v3 हमारे पास में 3 था, 3 का स्क्वायर 9, प्लस v4 क्या था, 4 था, 4 का स्क्वायर 16, और v5 हमारे पास में क्या था, v5 हमारे पास में 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25, डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल्स थे इसमें, तो 5 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ 5 का स्क्वायर नहीं करना, ये नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, v मीन का स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 5, 5 + 9 उसके अंदर 16 + 25, तो ये हो जाएंगे आपके पास में 55 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 = 1 और 5 11 55, ठीक है। तो हमारे पास में वी मीन का स्क्वायर क्या निकल गया, वी मीन का स्क्वायर आ गया हमारे पास में 11। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा किलोमीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन, है ना। तो हमारे पास में वी मीन की यूनिट क्या थी हमारे पास में, किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन हमको क्या करना है, मीन ऑफ स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर लेना है। तो ये मीन है, हमने उसका स्क्वायर लिया, इसीलिए ये भी क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास में वी मीन और मीन वेलोसिटी और मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर इसके वाला थर्ड वाला मैं आपको पार्ट करवा रहा हूँ। ओके, अब तीसरा, देखिए पहले हमारे पास में मीन वेलोसिटी निकल गया, फिर मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी निकल गया। अब क्या करना है,
तीसरे वाला यही चीज़ आपको बतानी थी जो हमने प्रेशर वाले इक्वेशन में इस्तेमाल किया था। वो क्या था? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या था वो? रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब क्या करना है, देखिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो आपके पास में ही है, इसका रूट ले लेना है, बस बड़ा सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा? वी आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू क्या करना है कि ये जो आपके पास में यहाँ से देखिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसका मतलब v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है? n है। ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको और शॉर्ट फॉर्म में, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। तो ये देखिए यहाँ से देखिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके। इसका क्या लेना है हमको? रूट लेना है। तो इसका क्या लेना है आपको? रूट लेना है। ये आ गया आपके पास में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि VRMS। क्या होता है? VRMS का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सिर्फ आपको क्या करना है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या लेना है? रूट लेना है, ठीक है। इसका मतलब VRMS हमारे पास में क्या निकलेगा? तो हमारे पास में ये कितना निकलेगा अंदर वाली वैल्यू? तो ये अंडर रूट तो जैसा का वैसा रहेगा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी निकली है? 11 निकली है, ठीक है। फिर से इसका यूनिट जो होगा किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ से स्क्वायर नहीं निकलेगा, स्क्वायर निकल जाएगा। क्यों स्क्वायर निकल जाएगा? क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर लगाते हैं तो ये अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 11 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 के करीब निकलेगा, है ना। हाँ बिल्कुल 3 के करीब निकलेगा। इसके लिए हम उसका यहाँ से इसको किलोमीटर पर सेकंड इसका यूनिट लिखेंगे। ये आ गया आपके पास में VRMS का स्क्वायर। अगर आपको याद होगा, मैं आपको बताता हूँ हमने प्रेशर इक्वेशन में क्या इस्तेमाल किया था। हमने वहाँ लिखा था C1 का स्क्वायर, यहाँ बाहर था ऐसा, वो क्या था? CRMS का स्क्वायर इक्वल टू क्या था? C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन Cn का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमने क्या लिखा था? n लिखा था। देखिए वही इक्वेशन है जो हमने वहाँ पर इस्तेमाल की थी। सिर्फ फिर से वही बात, C को किससे रिप्लेस करना है? V से रिप्लेस करना है। अब देखिए आप सोचेंगे इधर अंडर रूट लगा है, अगर मैं यहाँ पर इधर अंडर रूट लगाता हूँ, इधर अंडर रूट लगाता हूँ तो फिर यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है। अगर फिर से ये मैं यहाँ से अंडर रूट निकालता हूँ तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वही इक्वेशन थी, आपको मैंने बताया था कि रूट मीन स्क्वायर की मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो मैंने आपको बता दिया हो कि CRMS का स्क्वायर किसके बराबर होता है? C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस आपको Cn का स्क्वायर। मैं ये भी फॉर्म में इसको लिख देता हूँ कि VRMS का स्क्वायर, आप ये भी क्वेश्चन वहाँ रख सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास में V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन Vn का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या होगा? n होगा, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर लिख निकलेगा तो ये सब किधर आ जाएगा? अंडर रूट में। एज इट इज इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो यहाँ तक जो था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। क्या है? VRMS हमने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ 11 किलोमीटर पर सेकंड, और V मीन भी हमारे पास में निकल चुका है। V मीन हमारे पास में कितना है? V मीन हमारे पास में है, V मीन का स्क्वायर कितना हमारे पास में? 11 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक इसका स्नैपशॉट लीजिए। इसका अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो ये 3 के करीब आएगा, जो हमारे मीन वेलोसिटी के करीब वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसका स्नैपशॉट निकालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर की जो एक आरएमएस की जो इक्वेशंस है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो मतलब जो जनरल इक्वेशन है, आरएमएस वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन, अब हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे कि VRMS की जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूरा ये चैप्टर उस इक्वेशन पर डिपेंड है। अब वो जो जनरल इक्वेशन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक रहेगा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ VRMS, ठीक है। VRMS की जनरल इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट किसकी मदद से करेंगे? तो मैंने आपको बताया था प्रेशर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी इक्वेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रेशर की इक्वेशन क्या होती है? P = 1/3,
ठीक है, रो वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास है 1/3 और रो किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपके पास में वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेशन में 3 है और इधर वॉल्यूम v है, इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास में 3PV इक्वल टू क्या हो जाएगा ये m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। अगर इस m को नीचे ला लेंगे तो मसावत क्या बन जाएगी, मसावत बन जाएंगी वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू ये m नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 3PV डिवाइडेड बाय m, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास में आ गया है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है, ख्याल रखना है। तो 3PV डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि PV इक्वल टू किसके होता है, nRT के, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो इस PV के जगह पर हम nRT यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 3 एज इट इज रहेगा और PV के जगह पर nRT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यहाँ तक तो हमारे पास में आ चुका है। अब सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इस n का मीनिंग बताया था कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक ये डेफिनेशन है इसकी, और एक दूसरी डेफिनेशन होती है, याद रखिए 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि n इक्वल टू होता है कैपिटल M अपॉन m नॉट। क्या होता है, कैपिटल M अपॉन m नॉट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मास ऑफ गैस एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है मास ऑफ द गैस एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट, एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ द गैस एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, मास ऑफ द गैस है, नीचे मॉलिक्यूलर वेट है। और ये n का मतलब क्या होता है, इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या इस मसावत को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं इस मास ऑफ गैस को इसके डिवाइडेशन में ला लूँगा, यानी कि स्मॉल n अपॉन कैपिटल M इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/m नॉट, क्या हो जाएगा 1/m नॉट, है ना। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गैस इक्वल टू क्या हो गया 1/m नॉट, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करूँगा। ये इक्वेशन है मेरे पास में वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 3, है ना। ये जो n अपॉन m है, n अपॉन m, देखिए ये वाला n अपॉन m किसके बराबर है, 1/m नॉट के। इसका मतलब ये क्या जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय m नॉट, ठीक है, क्योंकि n अपॉन m किसके बराबर है 1/m नॉट के, इसीलिए हमने यहाँ पर m नॉट का इस्तेमाल किया। तो ये है वो जनरल एंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो हमको इस्तेमाल करनी है, वो क्या निकली है हमारे पास में वी आर एम एस का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर निकाल देंगे हम, स्क्वायर निकालेंगे तो इधर वाली कहाँ आ जाएंगी वैल्यू, अंडर रूट में। ये हो जाएगा आपके पास में 3RT डिवाइडेड बाय m नॉट। ये है वो फेमस इक्वेशन जो हमें कैलकुलेट करनी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ वी आर एम एस। रूट मीन स्क्वायर की जो इक्वेशन है वो क्या है, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m। r जो है वो क्या है, गैस यूनिवर्सल कांस्टेंट है, t जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर है, m नॉट क्या है हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, ठीक है। और वी आर एम एस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ कि हाइड्रोजन गैस का हम VRMS स्पीड कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आती है इस इक्वेशन के सहारे से। VRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m नॉट। इस इक्वेशन की मदद से हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, हाइड्रोजन गैस का VRMS, ठीक है। तो H2 का हम VRMS निकाल रहे हैं, VRMS यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। जो हमारा रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 300 केल्विन। टेम्परेचर जो होता है कितना होता है नॉर्मल 300 केल्विन, और H2 गैस है तो इसका m नॉट कितना होगा, इसका m नॉट होता है 2 ग्राम, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब आइए इस इक्वेशन में रख लेते हैं VRMS फॉर हाइड्रोजन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में 8.314 इंटू, ठीक है, फिर क्या है टी है, टेम्परेचर हमारे पास में कितना है 300 है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3 3 9 इंटू 8.314 इंटू 10⁻², ठीक है। ये 300 का हमने 2 लिया डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर नसबनुमा में मनफी के 3 है, ऊपर जाकर मुस्बत के 3 हो जाएंगे। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, अब क्या करने का 9 से 8.314 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 36 कैरी 3 9 1 9 9 प्लस 3 12 और कैरी 1 9 3 27 प्लस 1 28 और कैरी 2 9 8 72 और 2 74, और यहाँ पर पॉइंट लगाना है 3 प्लेस के बाद में 1 2 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास में, नीचे से लिख लेते हैं इसको, VRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना बचा, हाँ अभी यहाँ पर इसको कट करते हैं, देखिए 5 बाहर नहीं निकल सकता, 2 1 1 2 3 6, तो 2 3 6, ओके, 1 कैरी 2 7 14 पॉइंट एज इट इज़, 2 4 8, ठीक है, 37.4 इंटू 10⁵ तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं हम 374 इंटू 10⁴, एक प्लेस पॉइंट का हमने इधर ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 10⁻², और 374 का अब हमको क्या लेना है, अंडर रूट लेना है 374। तो 374 का अंडर रूट क्या होगा, अगर मैं 20, तो अगर अंडर रूट ऑफ 400 है तो इसका 20 होता है, ठीक है। तो ये ना वैल्यू 19.2 के समथिंग आने वाली है, और 2 ये आ गया आपके पास में VRMS, क्या आ गया हमारे पास में 19.2 इंटू 10⁻², ठीक है। इसके करीब करीब वैल्यू ये आने वाली है, तो इस वैल्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। VRMS हमारे पास में कितना निकल गया, हाँ इसको एक स्टेप में और लिख सकते हैं हम, VRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा 1920 VRMS हमारे पास में निकल चुकी, ठीक है। तो ये हमने हाइड्रोजन की क्या निकाली, VRMS हमने हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप लोग ख्याल में रखिए, आपको काम में आने वाली है 19.20, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर सेकंड में लिखना है तो किलोमीटर पर सेकंड में जब हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में VRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी VRMS इक्वल टू किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे तो जाएगा 1.920 किलोमीटर पर सेकंड। ये है किसकी वैल्यू, हाइड्रोजन गैस की, किसकी, H2 की। 1.920 इंटू 10 इंटू 1.920 किलोमीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में कितना आ गया 19.2, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, 19.20 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका भी स्नैपशॉट निकालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया, हाँ हाँ देखिए, अभी एक और इसी क्वेश्चन पर से VRMS का एक और मैं आपको
सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ में बताया है कि ये हम जानते हैं VRMS इक्वल टू कितना निकाला हमने 3RT डिवाइडेड बाय m0, है ना, 3RT डिवाइडेड बाय m0, ये इक्वेशन हमने निकाली है। 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे मेरी क्लास पर मौजूद थे, स्कूल में मौजूद थे, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी जो नाम था वेलोसिटी ऑफ न्यूटन साउंड, है ना, एक इक्वेशन था वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, एक इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी 11th स्टैंडर्ड में। जो बच्चे और कहीं से पढ़े हैं तो आपको एक इक्वेशन पता होगी जो थी वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ गामा, ठीक है, p डिवाइडेड बाय रो, गामा p डिवाइडेड बाय वो। गामा क्या है अभी बताने वाला, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है 1.66 इसकी वैल्यू होती है, p यहाँ पर प्रेशर है और m जो रो है यहाँ पर वो डेंसिटी है। फिर हमने क्या किया था, हमने बोला था कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है मास पर वॉल्यूम, है ना। फिर इसको हमने यहाँ पर रखा था तो ये क्या बन गया था v साउंड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा और p यहाँ पर एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय इसके वो क्या रखना है m/v, तो m यहाँ पर रहेगा और m यहाँ पर एज इट इज रहेगा और जो v है v यहाँ पर चल जाएंगे, ये क्या जाएगा pv, ठीक है, इस तरह से हो गया था कि pv, ठीक है। तो फिर क्या बन गया था ये v साउंड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा और pv किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं pv बराबर होता है nRT के डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 रखा जाए तो क्या हो जाएगा v साउंड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा, n को 1 रख लो तो ये हो जाएगा आपके पास में RT डिवाइडेड बाय अब ये बन जाएगा m0। यहाँ तक मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में करवा के दिया था कि v साउंड इक्वल टू क्या होता है गामा RT डिवाइडेड बाय m0। अब अगर हम गौर करें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, ये इक्वेशन और VRMS की इक्वेशन गैस की, ठीक है, ये इटसेल्फ मतलब खुद की गैस की इक्वेशन 3RT/m0 और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन का अगर हम गौर से देखें तो दोनों इक्वेशन हमको थोड़ी सी इसमें यकसानियत दिखाई दे रही है, लेकिन एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर गामा आया है। मैं बता देता हूँ गामा क्या होता है। तो गामा जो होता है आगे आने वाला लेक्चर में उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है, ये एडियाबैटिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.667 के समथिंग इसकी वैल्यू होती है और ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 1.66 है। तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पर 3 इज़ ग्रेटर देन, लिख सकते हैं हम कि 3 इज़ ग्रेटर देन गामा, ठीक है, 3 इज़ ग्रेटर देन गामा, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये दोनों इक्वेशन में एक रिलेशन था जो मैंने आपको बता दिया और बता भी दिया कि एडियाबैटिक कांस्टेंट जो होता है इस 3 से छोटा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.667 की समथिंग वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका भी स्नैपशॉट लीजिए। हाँ ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी, वो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। गैस की हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना है मतलब उसमें जो मौजूद मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। देखिए अभी तक हम जो काइनेटिक एनर्जी निकालते थे किसी भी सॉलिड में, तो सॉलिड के जो तमाम पार्टिकल्स थे वो एक जगह मौजूद होते थे और उसमें हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती थी। हम बोलते थे उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। लेकिन यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल जब किसी भी कंटेनर में होते हैं तो हमने पढ़ा था कि वो जो कंटेनर होता है वो उसकी जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर में मौजूद होते हैं वो साइलेंटली यानी कि हालत सुकून में नहीं होते, बल्कि वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, पहले वाले लेक्चर में जब हमने अजम्पशंस ऑफ केटीजी देखा था, तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनर में वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो तमाम की वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना उतना आसान नहीं है जितना आसान हमारे लिए सॉलिड में होता था, ठीक है। तो आइए हम उसको शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे। तो देखिए मान लो आपके पास में गैस कंटेनर है,
इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी तो अलग अलग होंगी, लेकिन मैं ना यहाँ पर हाँ एक बात और मैंने आपको बताई थी कि अगर सेम गैस के मॉलिक्यूल्स है, अगर सेम गैस के मॉलिक्यूल्स है तो उनकी तीन चीज़ें एक जैसी होती है। सबसे पहले तो उनका मास जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जो मैं आपको लेक्चर्स में बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका हमको आगे काम पड़ता है। मास मैंने बताया था, मास उनका कांस्टेंट होता है, साइज एक जैसी होती है, साइज और शेप, तो साइज शेप और मास अगर सेम गैस के मॉलिक्यूल्स है तो उनकी साइज शेप और मास एक सा होता है। मैंने अजम्पशंस में आपको बता चुका हूँ, बस उसी का हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम एक ही गैस लेंगे तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो एक ही गैस के इसीलिए तमाम का मास जो होगा सेम होगा। अब हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, पहले मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 1/2m, मास तो सभी का सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग है, तो v1 का स्क्वायर प्लस दूसरे गैस मॉलिक्यूल के लिए 1/2v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2vn का स्क्वायर, ठीक है। n मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हमने बोला। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 1/2m कॉमन निकलेगा, इधर क्या बचेगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस vn का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर n होगा, सॉरी vn का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या निकला हमारे पास में 1/2m v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vn का स्क्वायर। अब क्या करना है, इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N। जब हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2 n से डिवाइड करो और n तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, ये हो जाएगा आपके पास में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vn का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। मैंने अभी बताया कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय n। देखिए n और n से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज इक्वेशन आपके पास में आ जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि 1/2 nm किसके बराबर होगा, ये तो कैपिटल M के बराबर होगा, ठीक है। ओके अब ये जो है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v अप टू सॉन vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा vrms का स्क्वायर के बराबर। देखिए पिछले अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले जो करवाया था vrms का स्क्वायर कैलकुलेट करके दिया था, वो क्या था, देखिए vrms हमारे पास में क्या था √ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n था, है ना। अगर यहाँ से √ निकालना है तो इसको स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ √ तो है नहीं इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया स्क्वायर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगी ये बात, इतनी चीज़ें तो आपको छोटी छोटी समझ में आ जाना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकला हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हमारे पास में क्या निकला, के ऑफ गैस इक्वल टू 1/2m vrms का स्क्वायर। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, आपको बहुत काम में आने वाले न्यूमेरिकल्स में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इक्वल टू 1/2 M vrms का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपके पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अब इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट है, वो अलग अलग फॉर्मेट में आपको बता दो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए इसके अलग अलग फॉर्मेट कौन से होंगे, तो वही हम प्रेशर का इक्वेशन, प्रेशर गैस का इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलग अलग फॉर्मेट लिखेंगे। हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है 1/3 रो vrms का स्क्वायर, ठीक है। P इक्वल टू 1/3 रो vrms का स्क्वायर, इसका मतलब P इक्वल टू 1/3 और ये किसके बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम और vrms का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके जाने का तो ये हो जाएंगे आपके पास में 3PV इक्वल टू m vrms का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो m rms का स्क्वायर मतलब इतना, ये किसके बराबर है 3PV के, मतलब इस इक्वेशन में मैं m rms के स्क्वायर के m vrms के स्क्वायर के ऊपर क्या लिख सकता हूँ 3P, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन को मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएंगे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1/2 और उसके एक ऊपर हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3PV। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/2 PV, क्या हो जाएगा 3/2 PV। ये इसका दूसरा फॉर्मेट। पहला तो क्या है 1/2 M vrms का स्क्वायर और दूसरा क्या, दूसरे वाला क्या है 3/2 PV, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये सेकंड वाला फॉर्मेट। अभी एक और आपको बता रहा हूँ मैं,
यहीं पर बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इक्वल टू पीवी हमारे पास में क्या होता है, तो ये होता है 3/2, पीवी होता है nRT, ये तीसरा फॉर्मेट, ठीक है। ये पहले वाला फॉर्मेट, ये दूसरे वाला फॉर्मेट और ये तीसरे वाला फॉर्मेट। इसको आप स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और आगे बताता हूँ। ले लिया? अब देखो इस इक्वेशंस पर से न्यूमेरिकल के लिए मैं आपकी एक सहूलत करवा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बहुत सारी इक्वेशंस अभी कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, ज़रा उसको भी आप लिख के रख लीजिए। इन दोनों इक्वेशन का सहारा लेके हम 2-3 इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी पर मोल। क्या लिखना है पहले? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो जब काइनेटिक एनर्जी पर हम मोल लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होता है, ये होता है 3/2 nRT, है ना। यहाँ पर मोल है, पर मोल का मतलब होता है, पर का मतलब उसको डिवाइड करना, मोल मतलब नंबर ऑफ मोल मतलब n, तो n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये हमारे पास में बच जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 3/2 RT, किसके बराबर 3/2 RT। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फार्मूला क्या आ गया, 3/2 RT। याद रखिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, सेकंड वाला है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 3/2 nRT, ठीक है। देखिए 3/2 nRT। अब पर मॉलिक्यूल है तो इसको डिवाइड कैसे करना है, n से करना है ना। अगर हमने डिवाइड n से करें और यहाँ पर इफ़ कैपिटल n स्मॉल n इक्वल टू 1 रखे, मतलब पर मोल कितना रखे, 1 रखे, तो इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ से n चले गया तो R/n क्या होता है, R/n हमारे पास में होता है kBT, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3/2 kBT। kBT क्या होता है, तो kBT का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमारे पास में क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास में 3/2 kBT, ठीक है। इसका ये है सेकंड वाला इक्वेशन। अब थर्ड वाली इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए मैं किस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बोला है तो मुझे वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है। तो वॉल्यूम का मुझे इसमें इस्तेमाल लिख रहा है ना, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में KE पर वॉल्यूम इक्वल टू, है ना, क्या है हमारे पास में 3/2 PV। पर वॉल्यूम बोला है तो डिवाइड कैसे करना, V से करना है, तो V से V को डिवाइड करेंगे तो V कट हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम किसके बराबर बचा है, तो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम बचा है 3/2 P के, किसके 3/2 P। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना बचा है, 3/2 P। अब एक लास्ट वाला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब यहाँ पर मास बोला है, मास बोला है, मतलब हमें किससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, m से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम m से डिवाइड करते हैं। तो m से जब डिवाइड करेंगे तो इसी इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT डिवाइडेड बाय, पर मास बोला है तो m से डिवाइड कीजिए, ठीक है। m से हमने डिवाइड किया, अगर m से डिवाइड किया, पर यूनिट मास है और n इक्वल टू अगर 1 है, इफ़ n इक्वल टू 1 लिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो 1/m है, अगर ये n को 1 रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/m0। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल टू 3/2 RT डिवाइडेड बाय, अगर n 1 रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में m0। ये निकल गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी पर मोल। चार इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम में आने वाली है।
के इक्वल टू 3/2 RT, के इक्वल टू 3/2 KBT, के इक्वल टू 3/2 P और के इक्वल टू 3/2 RT डिवाइडेड बाय एम नॉट। ठीक है, ये इक्वेशंस आपको याद नहीं करनी है, ये इक्वेशन याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको प्रेशर की इक्वेशन याद होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये तमाम चीज़ें पता है तो ये आपके लिए इक्वेशंस याद करना बहुत आसान है। अगर ये इक्वेशंस आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किल जाएगा। सिर्फ आपको 2 इक्वेशंस याद करने हैं, उन 2 इक्वेशन की मदद से ये चारों इक्वेशंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो और न्यूमेरिकल में काम आते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, उसके बाद में डेफिनेशन जब हमारी कैलकुलेट हो गई हमने हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड निकाला। ठीक है, जब हमारा आरएमएस स्पीड कंप्लीट हुआ तो फिर हमने एडियाबेटिक कांस्टेंट के साथ में उसका रिलेशन देखा, एडियाबेटिक कांस्टेंट के साथ में रिलेशन में मुकम्मल हुआ। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस देखा, उसके डिफरेंट फॉर्म देखे और ये चारों इक्वेशंस पर काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।